नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नेता कहें, अभिनेता कहें, भारतीय सिनेमा से भारतीय राजनीति में भी शीर्ष पर पहुंचने वाले एक, जिसको कहते हैं अद्भुत नेता और अभिनेता हमारे साथ हैं, शत्रुघ्न सिन्हा जी। शत्रुघ्न जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये आपने युवा पीढ़ी की बात की है, तो थोड़ा सा एक व्यक्तिगत भी कह सकते हैं और एक बड़ा सामाजिक विषय भी मैं कह रहा हूँ, और सिनेमा से जुड़ा विषय भी आपसे बाद और भी सवाल करूंगा जी। मैं जब आपसे बात कर रहा था परसों रात को, तो एक युवा, मतलब जो मैंने 25 साल की युवा जो है, हमारे सहयोगी की बेटी, उसने कहा कि अच्छा, बात खत्म हुई तो मैंने कहा शत्रुघ्न, 2 मिनट उसको लगा। उसने कहा अच्छा, सोनाक्षी सिन्हा के पिताजी, अच्छा वो आप पर्दे पर कम है तो वो आपको वह सोनाक्षी के पिता की तरह पहचान रही, क्योंकि पर्दे पर वो ज्यादा दिखती है। तो आप सोनाक्षी के पिता की तरह ज्यादा लोकप्रिय होना चाहते हैं या शत्रुघ्न सिन्हा की तरह ही? रोल अलग अलग होते हैं कई इंसान के, हम आदमी, हर आदमी से। मेरा अगर रोल है, अगर मुझे लोग जानते हैं शत्रुघ्न सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में, या लीडर के रूप में, या वर्कर के रूप में, या इतने सीनियर पॉलिटिशियन के रूप में, वो एक रूप है। लेकिन इससे भी कहीं कतई डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मुझको बहुत सारे लोग जो हैं, और खासकर आज का यंगर जनरेशन जो है, वो शायद मुझको सोनाक्षी के पिता के रूप में भी जानते होंगे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो सोनाक्षी को या लव कुश को शत्रुघ्न सिन्हा के बच्चों के रूप में भी जानते हैं। और ऐसे भी कहा जाता है कि एक वक्त आता है जो हर माता पिता की इच्छा होती है, और खासकर पिता की इच्छा जरूर होती है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। अगर बच्चों के नाम से जाना जाता हूं मैं, तो ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। अच्छी बात है कि बिसाइड्स मुझे जिस रूप में लोग जानते हैं, मानते हैं, प्यार करते हैं, उसके अलावा इस रूप में भी मुझे प्यार करते हैं, सोनाक्षी सिन्हा के पिता के रूप में या लव कुश के पिता के रूप में। तो जैसे प्रियंका गांधी आ रही है, सोनाक्षी सिन्हा के बारे में भी सोचा जाए कि वो भी राजनीति में आपके साथ कहीं कंधे के साथ खड़ी होंगी रथ पर? मुझे नहीं लगता आलोक जी, मुझे नहीं लगता। अभी तक मैं बच्चों में सिर्फ लव सिन्हा आए हैं, लव सिन्हा थोड़ा इंटरेस्ट दे रहे हैं, और आए भी। पहली बार पटना में चुनाव लड़े थे, और पहली बार में ही कम से कम 45,000 से ज्यादा वोटों से वो जीते, माने हार, सेकंड पोजीशन पर रहे। अच्छा रहा, अच्छा अनुभव रहा उनका, वो है। लेकिन कुछ तो फिल्म का डायरेक्शन कर रहे हैं, और वो फिल्म मेकिंग में है। लव का एक्टिंग भी चल रहा है, लव सिन्हा का, और लव का पॉलिटिक्स में भी पदार्पण हो चुका है। लेकिन सोनाक्षी, जहां तक मेरा ख्याल है, वो, जैसे मैंने बहुत पहले अपने दोस्तों के बारे में कहा था कि कई लोग का मानना है कि शी इज कट आउट फॉर कटआउट्स, नॉट कट आउट फॉर पॉलिटिक्स। तो वो अपना फिल्मों के लिए है, कमर्शियल काम के लिए है, फिल्मों में है। बट मुझे नहीं लगता सोनाक्षी को इंटरेस्ट। ये आपने बहुत अच्छा जैसे बात कही, और मैं यही सबसे बड़ी क्रेडिट की बात आपकी है कि आप जब राजनीति में आए तो आप बड़े बड़े नेता, हमने लोगों को देखा जो फिल्म स्टार रहा है, अमिताभ बच्चन तो बहुत जल्दी चले गए थे राजनीति से हट करके, फिर वहीं पर्दे पर चले गए। ऐसे कितने ही अभिनेता, कलाकार, बड़े, मतलब लता दी जैसे भी राज्यसभा में भी आए, लेकिन आपने राजनीति को फिर छोड़ा नहीं। और इसलिए चूंकि आप राजनीति को नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ, सिनेमा जगत में भी जो बदलाव आए हैं, कल, आज और कल हम जब इस कार्यक्रम में नाम देते हैं, तो सिनेमा में भी जिस तरह के बदलाव आए, और अब जिस तरह के फिल्मों का जो दौर आया है, उसको लेकर के भी बड़े विवाद है। एक सेंसर का नया तरह के मुद्दे भी उठ रहे हैं। विवादों में पॉलिटिकल ना भी कहें, लेकिन कितना ज्यादा 2-3 पीढ़ी देख सके। शत्रुघ्न सिन्हा को 3 पीढ़ी देखती है, पसंद करती है, पुरानी पीढ़ी भी, हम बीच की पीढ़ी भी, और नई पीढ़ी भी, जहां मौका मिलता है। ऐसी स्थिति में क्या रूप आप देख रहे हैं सिनेमा इंडस्ट्री का? भारत का बिगड़ रहा है, कुछ संखल हो रहा है, जैसे कहते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है। हॉलीवुड से भी एक कदम आगे जाकर के कुछ ऐसे दृश्य, चाहे हिंसा के हो या सेक्स के हो, दिखने लगे। देखिए ना क्या होता है, आपने बहुत ठीक कहा जी। पहली बात तो फिल्म इंडस्ट्री जो है हमारी, जिसको बहुत लोग स्लैंग में बॉलीवुड कहते हैं, मैं कभी बॉलीवुड नहीं कहता, हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो, हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, वो आज विश्व में क्वांटिटी के मामले में सबसे ज्यादा है, और व्यूअरशिप के मामले में भी शायद सबसे ज्यादा हो चुका है। हमारी हिंदी फिल्में हो, चाहे तेलुगु हो, तमिल हो,
अभी बंगाली फिल्में हो, मराठी फिल्में, जो भी है, बहुत बहुत नाम कर रही है उस मामले में। क्वांटिटी में ज्यादा है, क्वालिटी में ज्यादा है क्या? बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क है। हम आज तक एक जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं बना सके, बाकी तो फिल्में छोड़। कुछ लोग बड़े अच्छे मेकर हैं, संजय लीला बंसाली है, बहुत बढ़िया लोग हैं, अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, कोशिश करते हैं अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की। और भी कुछ लोग हैं, पहले महेश भट्ट थे, बहुत बढ़िया करते थे वो भी। तो वो ऐसे ऐसे अच्छे लोग हैं। अब राज कपूर साहब का जमाना तो गया, अब राज कपूर साहब नहीं है, महेश भट्ट के जो वो दूसरे भट्ट साहब थे वो नहीं है। यहाँ के एक से एक संगीतकार ऐसे माहिर, नौशाद मियां नहीं है, नौशाद साहब नहीं है, ऐसे से बढ़िया बढ़िया मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, ये मन्ना डे हमारे अपने, या मुकेश जी अब नहीं रहे हमारे बीच में, लता मंगेशकर महान गायिका, ऐसी महान गायिका की शायद वर्ल्ड में उनके मुकाबले का शायद कोई हो, वो हमारे बीच नहीं रही। तो ये सब के बावजूद आज कहूंगा कि इन सबों के बावजूद आज हमारी फिल्में तो बहुत ज्यादा आती हैं और क्वालिटी की कमी। हालांकि हमारी फिल्में जो पहले बनती थी, आपके पॉइंट पे आने से पहले बता दूं, हमारी फिल्में जो पहले बनती थी उनसे बहुत ज्यादा अभी फिल्मों में विस्तार आया है उनके मुकाबले में। टेक्निक्स के मामले में, आप सिनेमाटोग्राफी के मामले में, आपके टेक्निकल क्वालिटीज के मामले में, आपके कलर्स के मामले में, बहुत सारी चीजों में बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन एक जगह हम जरूर मार खाते हैं, संगीत कई लोग बोलते हैं शोर शराबा हो चुका है, एक्शन जो है मॉर्बिडिटी हो चुकी है। जो आपने कहा कि क्या हो रहा है, एक्शन देखा तो एकदम मॉर्बिडिटी हो गई है। आपके रोमांस को जो है वो शायद कई जगह वल्गैरिटी की शेप ले रही है। जो ब्लैक एंड व्हाइट थी और उससे कलर फिल्म आए, अब कई जगह ऐसा लोगों को महसूस होता है कि कलर फिल्म से हम लोग ब्लू फिल्म की ओर तो नहीं जा रहे हैं, जैसा आपने भी सवाल किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के फिल्मों में सबसे ज्यादा हम मार खा रहे हैं तो सोल मिस कर रहे हैं, आत्मा नहीं है, कहानी में मार खा रहे हैं। तो ये मैं कहता हूं कि बहुत फर्क तो पड़ा है, लेकिन अभी और ज्यादा नहीं बात करूंगा, क्योंकि अभी इनके ऊपर दुख का पहाड़ इनके ऊपर भी टूटा है, फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, ये खासकर कोरोना पीरियड में। इसलिए मैंने इनके ऊपर भी टूटा है, जैसे बाकी लोगों पे हुआ है, बाकी बिजनेस पे हुआ है। अभी तक कोई फिल्म इतना प्यारा लड़का अक्षय कुमार, चाहे बाकी और लोग भी हैं, अभी किसी की फिल्म, एक उसकी आई इतना बहुत अच्छा डायरेक्टर मेकर है, फिल्म मेकर है, रोहित शेट्टी, उसकी फिल्म सूर्यवंशी भी आई। लोग कहते हैं चली और अच्छी चली, शायद अकेली वो फिल्म जो इतनी चली। ओटीटी पे तो पुष्पा बहुत चली है, बहुत सारी फिल्में चली, पुष्पा भी बहुत चली, तेलुगु फिल्म है कि तमिल फिल्म है, लेकिन सबों ने बहुत पसंद किया। लेकिन सूर्यवंशी पे कहते हैं जितनी चली, शायद उसी में से कई लोग बोलते हैं अधिकांशतः हिस्सा तो उसके इंटरेस्ट चुकाने में चला गया। 2 साल तक पिक्चर रिलीज होने के कगार पे आके अगर बंद रहे तो आप सोचिए, बड़ी फिल्म तो बड़ा खर्चा, बड़ा बजट तो बड़ा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। तो अभी इतने 2 सालों में शायद ही कोई फिल्म आई हो सूर्यवंशी को, रोहित शेट्टी की फिल्म को छोड़ के, जिसको आप कह सकें कि चली है सही मायनों में। राजा डूबी है, टूटी है, हालत खराब हुई है। तो इसलिए अभी मैं ज्यादा इन पे और वर्णन का नहीं करना चाहूंगा फिलहाल, इन 2 सालों को देखते हुए। उम्मीद करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। आपने ओटीटी का जिक्र किया, इसलिए क्या ये चुनौती है? एक समय वीसीआर आया था तो लोगों ने सिनेमाघर बंद हो गए, अब ओटीटी जिसको कहते हैं कि भाई उसकी वजह से भी, और इससे जुड़ा सवाल सेंसरशिप का भी है। सिनेमा हॉल में आप नहीं दिखा सकते, वो ओटीटी पर दिखा दीजिए। ओटीटी को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं, जो घर घर में बगैर सेंसर भी पहुंच रहा है? या उसके बाद सिनेमाघर, कहीं तो एक समय में था सिनेमाघर बंद होने लगे थे जब वीसीआर आया, फिर अब सिनेमाघर का टिकट 1800 रुपए तक, दिल्ली में कुछ ऐसे सिनेमाघर भी हैं जो 500 से लेके 1500 2000 रुपए टिकट लेकर के लोग जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती है ये ओटीटी और टेलीविजन? नहीं, चुनौती फिलहाल तो है। टेलीविजन तो अभी नहीं कहूंगा, टेलीविजन में जो शोज होते हैं, एंटरटेनमेंट शोज होते हैं, अभी टेलीविजन की भी अभी बहुत अच्छी हालत नहीं। लोगों का रुझान या झुकाव अभी ओटीटी की ओर ज्यादा हो गया था, अभी भी है सेलेक्टिव फिल्मों का। जो कुछ फिल्में आ रही हैं तो लोग देखते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं। लेकिन आपकी बात में बहुत दम है,
सेंसरशिप तो होनी चाहिए, क्यों घर में हर कोई पेरेंटल गाइडेंस पे नहीं चलाएगा कोई ओटीटी। घर पे इतना किसी को फुर्सत है, ना समझ में आता है, ना अकल है कि इसका बटन कहाँ है, क्या है, इजी वे आउट चेक करना, चलो लगाओ फिर लगाओ देखते हैं थोड़ी। लेकिन आप इतना याद रखिए, जो सिनेमा घर में पिक्चर देखने का मजा होगा, जो इम्पैक्ट होगा, वो घर पे ओटीटी में चाय पीते पीते, खाना खाते खाते, लोगों के आते जाते, स्टाफ के गुजरते हुए, अरे भाई दरवाजा बंद कर देना, अच्छा ये करो वो करो, सामने वो नहीं आएगा इम्पैक्ट। बड़ी अच्छी फिल्म है, सुना बहुत, हमारे दोस्तों ने तारीफ की है। पुष्पा, मैं और मेरी पत्नी कब से कह रहे हैं कि पुष्पा देखनी है, ये करके आज शायद एक 2 महीना हो गया होगा। इतना वक्त भी नहीं निकाल पाएगी जब इकट्ठे बैठ के, और कंसंट्रेशन से, मैं तो फिल्म वाला हूँ बेसिकली, तो कंसंट्रेशन से देखना चाहूंगा, इतना वक्त नहीं मिला कि लगता है ये 2.5-3 घंटे कहाँ से इतना बैठे हो यहाँ पे और पिक्चर। लेकिन आप जब थिएटर में जाते हैं तो उस कंडीशन से जाते हैं, माइंड आपका कंडीशन होता है, आप सबके साथ हंसते हैं, सबके साथ होते हैं, सबके साथ तालियां बजाते हैं, आप इंटरटेन होते हैं या एजुकेट होते हैं। यहाँ पे ब्रेक, रुकावट के लिए खेल, रुकावट बहुत आ जाते हैं। लेकिन इस सारी बातों का भी फिलहाल एक तरफ करूंगा, थोड़ा और वेट एंड वॉच की स्थिति होगी। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा, आपसे मैं सहमत हूं कि इस पे भी सेंसरशिप होनी चाहिए। वल्गरिटी अगर घर घर में पहुंचा देंगे आप, वल्गरिटी अगर आप जिस तरह से बच्चों के सामने, घर की बच्चियों के सामने, महिलाओं के सामने इस तरह की अगर बातें होंगी और होने लगेंगी, तो परिवार में भी बड़ा अजीब सा संकोच का माहौल हो जाएगा ये करके। इसलिए सेंसर तो जरूर होना चाहिए। इसमें बोर्ड का चेयरमैन क्या करेगा, प्रहलाद नीलानी को आखिरकार, हालांकि बिल्कुल संविधान का या भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएट्स का सारे लोग तो बहुत तारीफ कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे, उन्होंने वही किया जो रूल बुक में है, उन्होंने वही किया जो बहुत स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ सेंसरशिप लागू करने की कोशिश की। उनको मिला क्या, जिल्लत मिली, बदनामी मिली। शत्रुघ्न जी, मैं कह रहा था ताजा विवाद कश्मीर फाइल्स को लेकर के भी है। मैंने वैसे तो 200 करोड़ 300 करोड़ कमा लिया है, आप ये चूंकि राजनीति से भी जुड़ा मुद्दा है और कश्मीर के पंडितों से जुड़ा मुद्दा, अनुपम खेर साहब तो इससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए इस मुद्दे से भी हैं। कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्मों के लिए आप क्या कहें? देखिए आलोक जी, मैं कह चुका हूं, पुनः दोहरा देता हूं कि कश्मीर फाइल्स जो पिक्चर की बात है, तो पिक्चर अच्छी हो सकती है। मैंने पिक्चर देखी नहीं, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। उनके लोग जो हैं, जिन्होंने काम किया, ज्यादातर लोग बीजेपी माइंडेड है, बीजेपी के कलाकार है, तो राग दरबारी गा सकते हैं वो लोग, क्योंकि बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कलाकार हैं, तो राग दरबारी गाना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य बन जाता है। दूसरी बात, डायरेक्टर के बारे में ज्यादा नहीं जानता, हो सकता है बहुत अच्छा डायरेक्शन किया हो, बहुत अच्छा किया हो, इसमें दो राय नहीं होगी अगर मैं देखूंगा तो। लेकिन अभी मैंने फिल्म देखी नहीं। जहां तक कश्मीरी पंडितों का सवाल है, मैं समझता हूं कि उनके साथ ज्यादतियां हुई, और मैंने खुद आपको याद है, मैंने शॉर्टकट शो में मैंने शो किया था, 3 बार लगातार किया था कश्मीरी पंडितों पे ही, और मेरा कैप्शन भी था, कश्मीरी पंडित अपने ही घर में बेघर क्यों। और मैंने इसमें तो शो में मैंने यासीन मलिक को भी बुलाया था, पीड़ितों को बुलाया था, कश्मीरी जो पंडित हमारे दुखी हैं, परिवार के हैं, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको बुलाया था, और बहुत गर्मा माहौल हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था। मैं कश्मीरी पंडित से मिलने भी गया था, कश्मीरी पंडित बहुत सारे हमसे ही मिलने आए थे, हमने सरकार में भी उनकी बात बहुत पहुंचाने की कोशिश की थी। लेकिन ये कहने के बावजूद अगर उनके साथ नाइंसाफी हुई तो जरूर इंसाफ होना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके बावजूद 2-1 बातें और कहना चाहूंगा, संक्षेप में ही कहता हूं। पहली बात तो ये कि हमाम में सब आप जानते हैं कि इतने सारे प्रधानमंत्री आए, हमारे वीपी सिंह से लेके 89-90 का मामला, 91 का मामला जो हुआ, वहां से कितने सारे प्रधानमंत्री आए। हमारे चंद्रशेखर जी भी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, आपके भी मित्र थे, हमारे भी बहुत अच्छे बड़े भाई समान थे, बहुत बढ़िया लोग थे। आपके राजीव गांधी आए, इंदिरा जी तो थी, इंदिरा जी उस वक्त नहीं थी, राजीव गांधी आए, जितने सारे नरसिम्हा राव से लेके हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी फादर फिगर वो आए, सारे लोग रहे अभी तक। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहे 8 साल, तो 7 साल 8 साल तो ये भी है। सवाल ये है कि क्या किया उनके लिए,
सिवाय प्रचार प्रसार आप पार्लियामेंट में कर देते हो कि हम टाइमिंग देखते हुए, कुछ लोग कहते हैं चूंकि इलेक्शन नजदीक है, 2024 नजदीक है, डिवीजन बढ़ रहा है दो समुदाय में, उस वक्त आप ये ला रहे हो कश्मीर फाइल्स की बात पार्लियामेंट में कर रहे हो। लोग कहते हैं कि आप इस तरह किस टाइमिंग पे कर रहे हो, अभी उनको जख्मों को और क्यों कुरेद रहे हो, होना तो चाहिए कि उनके जख्मों पर मरहम लगाए, अभी समाधान दो ना। आज तक कोई मिलने गया क्या कश्मीरी पंडितों से? आज तक कोई डेलीगेशन को बुलाया क्या? आज तक उनके पुनर्वास की योजना बनाई क्या? उनको उनका घर दिया, उनको उनके लिए कॉलोनी बनाई, सेफ जोन दिया, उनको कुछ उनको कंपनसेशन दिया, वहां के केसेस को जल्दी कराने की कोशिश की, इंसाफ दिलाने की कोशिश की? ये सब करना नहीं है, लिप सर्विस करनी है। बहुत दुख है और बहुत ये है और कश्मीर फाइल देना चाहिए और टैक्स फ्री कर देना चाहिए। आप प्रचार प्रसार करते हैं, संपूर्ण सम्मान के साथ कहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि ये इससे फिर सिलसिला रुकेगा कहां? अब कल लोग कुछ गुजरात फाइल्स बनाने की बात करें, कल पेगासस फाइल्स बनाने की बात करें, पंडोरा फाइल्स बनाने की बात करेंगे। ये जो इतना जघन्य और इतना बड़ा हुआ था वहां पे दिल्ली में सिख राष्ट्र में हमारे सिख परिवार के साथ जो ज्यादतियां हुई थी, उन पे फाइल्स बनेगी और बहुत दिल्ली मैसेकर पे बनेगी, बन सकती है, भागलपुर राष्ट्र पे बनेगी, आसाम राष्ट्र पे बनेगी। ये सिलसिला कहां रुकेगा? इसका समाधान तो लाओ आप, समाधान की कोशिश तो करो। चलो नहीं भी समाधान लाओ, कोशिश तो करो, आपकी सिंसियरिटी तो दिखनी चाहिए। ऊपर से आप कहते हो टैक्स फ्री का, तो अच्छी बात है, क्यों नहीं, अच्छी फिल्में तो करनी चाहिए। लेकिन इसका जवाब तो हमारे केजरीवाल जी ने बड़ा अच्छा दिया कि टैक्स फ्री का इतना ज्यादा जोर उसके लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल दो ना, सब लोग फ्री में देख लेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात पर जैसे कहना चाहिए कि आशावादिता भी होना चाहिए। मैं इसी कार्यक्रम के अंत में, चूंकि कल, आज और कल भारत का भविष्य राजनीति की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से, सिनेमा हर क्षेत्र में है कि भावी पीढ़ी के लिए आप भारत का भविष्य किस रूप में देखते हैं? सारी समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, राजनीतिक उठापटक है, हर दौर सबने देखे हैं। भविष्य आप किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं भविष्य देखता हूँ, बहुत उज्जवल देखता हूँ, क्योंकि यहाँ की यंगर जनरेशन जो है, अब जो आज की उपज है, आज के लोग जो है बहुत ही ताकतवर ही नहीं, बहुत दूरदर्शी हैं, बहुत राष्ट्रवाद उनके अंदर बहुत भरा हुआ है, बहुत बढ़िया है, देश के प्रति बहुत प्रेम है। लोकतंत्र जिंदा है तब तक भारत ना सिर्फ जिंदा रहेगा बल्कि और फलता फूलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तरक्की करता रहेगा, प्रगतिमय होगा और विकासमय होगा, भारत गरिमामय होगा। इसमें दो राय नहीं है। थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ी लीडरशिप भी ठीक हो जाए, थोड़ा हम लोग की मानसिकता भी ठीक हो जाए, तो सोने पे सुहागा हो जाएगा और चार चांद लगेगा। तो चलते चलते आपके कुछ, जैसे कहते हैं कि आप तो शायरी में, गीतों में हमेशा कुछ बातें तो सुना देते हैं, तो चाहे न्यूज चैनल है हम लोगों का इस समय, लेकिन उसमें कुछ ऐसी बातें जिससे कि और लोगों को प्रेरणा भी मिल सकती है, या उसका एक कहना चाहिए कि सुख शत्रुघ्न सिन्हा आज भी वही अंदाज में कुछ हमारे लिए कुछ सुना रहे हैं। मैं वही दुष्यंत कुमार जी मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल एक दुष्यंत कुमार जी की मुझे बहुत याद आती है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और कवि दुष्यंत की आखिरी दो पंक्तियां युवा पीढ़ी को समर्पित करता हूं कि मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने लंबी बात की लेकिन बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर बधाई, शुभकामनाएं भारत के उज्जवल भविष्य के साथ और आपके नेतृत्व के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉन्ग लिव इंडिया न्यूज, लॉन्ग लिव आलोक जी। आप, थैंक यू। कल, आज और कल कार्यक्रम आज यही समाप्त होता है। बहुत अच्छा लगा। मेरा ख्याल है कि एक बड़ा संदेश सदू सिन्हा जी ने दिया है। हम संदेश के साथ यही विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी।
धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।